एक 60-65 साल की बुजुर्ग महिला कोपर खैरने इलाके में मृत पाई गई। किसी ने उनकी लाश को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। साफ तौर पर यह कत्ल का मामला था, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी। बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार एक अनजान लाश के तौर पर कर दिया जाएगा, या फिर पुलिस पता लगा पाएगी कि वो औरत कौन थी। सर, बैग पर्स पाउच कुछ नहीं है। आसपास कुछ भी नहीं मिला सर। साड़ी से तो मिडिल क्लास की लगती है कदम। मुंबई और नवी मुंबई के सारे थानों में चेक करो, कहीं कोई मिसिंग कंप्लेंट तो नहीं है। सर, लगता है इनका सर किसी पत्थर से टकरा है। हमें भी लाश के पास एक पत्थर पड़ा हुआ मिला था। मौत गला घोटने से हुई है। उम्र 60 और 65 के बीच लगती है। अपना बचाव नहीं कर पाई है। मौत का वक्त कल शाम 6 और 8 बजे के बीच। इनकी बॉडी हमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास मिली। बिल्डिंग का काम पिछले 1 साल से बंद है, कोई वर्कर भी नहीं है। सुनसान इलाका है, हमला करने वाले के लिए एक अच्छा मौका था। लेकिन सवाल यह है कि ये वहां गई क्यों? या हो सकता है कि कोई इन्हें वहां लेकर गया। बॉडी पर से कुछ भी नहीं मिला। अंगूठी, गहने, कोई भी कीमती चीज नहीं। हमें भी मर्डर स्पॉट से बैग वगैरह कुछ भी नहीं मिला। सर, मुंबई और नवी मुंबई कहीं भी इस औरत से मेल खाते कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है सर। बुजुर्ग औरत थी, शायद आगे पीछे कोई हो ही ना, और अगर कोई है भी तो उसे उनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आसपास के इलाके में पोस्टर लगा के देखते हैं, शायद कोई सामने है। ठीक है, देखते हैं 1-2 दिन। अगर कुछ हाथ नहीं लगा तो फिर कुछ और सोचेंगे। सर, एक 60-65 साल की बुजुर्ग महिला कोपर खैरने इलाके में मृत पाई गई। किसी ने उनकी लाश को देखा और पुलिस को इन्फॉर्म किया। साफ तौर पर यह कत्ल का मामला था, लेकिन मृतक की पहचान नहीं हो पाई थी, और ना ही मुंबई में और ना ही नवी मुंबई में कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज हुई थी। क्या इस बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार एक अनजान लाश के तौर पर कर दिया जाएगा, या फिर पुलिस पता लगा पाएगी कि वो औरत कौन थी? ऑटो 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 स्टेशन चल। हेलो, कोपर खैरने पुलिस स्टेशन। साहब, मैं वो कुर्ला स्टेशन के बाहर बूढ़ी औरत का पोस्टर देखा। आप जानते हो उसे? जानता तो नहीं हूँ साहब, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि वो नेहरू नगर में रहती थी। उधर से 2-3 बार मेरे साथ शेयरिंग रिक्शा में बैठी है। आपका नाम? साहब, मंदार। थैंक यू मंदार।
साहब ये बात तो पक्का है कि औरत इसी चाली की है। कई बार आए लेकिन नाम पता मालूम नहीं मेरे को। वो 12/34 वाली से पूछो, वो पूरे चाली का खबर रखती है, वो बराबर बताएगी आपको। कहाँ होगा ये 12/34? यही 6 घर छोड़ के साहब। ये तो शांता मौसी है, 3 दिन से घर नहीं आई है। कुछ हुआ है क्या साहब? किधर है इनका घर? यही बाजू की गली में 35/46। साहब शांता मौसी 19 तारीख को सुबह घर से निकली थी। अरे शांता मौसी कशी आहेस? मैं ठीक हूँ। चल येते। वैसे तो शांता मौसी से मेरी रोजाना बातचीत होती थी। उस दिन नहीं मिली, घर पे आके देखा तो ताला था। इनके घर पर और कौन रहता है? वैसे तो शांता मौसी अकेली रहती है, लेकिन हाँ उनकी बेटी भी है दक्षा, पास ही के चौल में रहती है अपने पति नवीन और बच्चों के साथ। दूसरे दिन भी मौसी को मैंने नहीं देखा तो उनको जाकर मैंने बोला, उन्होंने कहा कि पुलिस में रपट लिखवाएंगे। कहाँ रहते हैं? आखिरकार उस बुजुर्ग औरत की पहचान हुई, उनके घर का पता भी चला और ये भी पता चला कि उनकी एक बेटी और दामाद भी हैं जो उनके गुम होने की कंप्लेंट लिखवाने वाले थे। लेकिन मुंबई के किसी भी पुलिस स्टेशन से कोपर खैराने पुलिस को मिसिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। क्या शांताबाई की मिसिंग कंप्लेंट वाकई दर्ज हुई थी? दक्षा, जी साहब, आई को क्या हुआ है? वही तो पता करना है। वैसे अगर आई की इतनी ही फिक्र थी तो उनकी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की थी साहब। इधर नेहरू नगर पुलिस थाने में मैं और मेरा पति दोनों गए थे। लेकिन हमने तो सारे पुलिस स्टेशन में फोटो भेजी थी। पति कहाँ है तुम्हारा? काम पे गए हैं साहब। उसे बोलो आज ही कोपर खैरने पुलिस स्टेशन में आके मिले, आज ही। हाँ, 21 सितंबर रात 9 बजे ये दक्षा और नवीन फटके ने मिसिंग कंप्लीट कराया था। शांताबाई रामटेक के, मदर ऑफ दक्षा फटके, रेजिडेंट ऑफ 35/46 शिवाजी चौल, नेहरू नगर। लेकिन हमने ये फोटो भेजा था मिसिंग कंप्लेंट से क्रॉस चेक करने के लिए। क्या इन लोगों ने कोई फोटो नहीं दिया कंप्लेंट के साथ? इन लोगों ने जो फोटो दिया वो आपके दिए इस फोटो से कभी मैच नहीं होता। मतलब? आप ही देखिए। साहब मेरे पास आई की यही फोटो थी। तुम्हारी आई इतने दिन से गायब थी, तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? क्या है ना साहब, सासू माँ को कोई भी रोक टोक पसंद नहीं थी। वो अपने आप में ही रहना पसंद करती थी। साहब वो ना अक्सर अपनी पोती यानी मेरी भतीजी के यहाँ जाकर रहती थी। मैंने सोचा उधर ही गई होगी। कहाँ? कोपर खैरने में मेरे बड़े भाई की बेटी माधुरी रामटेके के उधर। और तुम्हारे बड़े भाई कहाँ रहते? वो तो नहीं रहे। 10 साल पहले वो और भाभी रोड एक्सीडेंट में ऑफ हो गई। शीतल, हाँ फोन देखना ना सर। हाँ एक्सक्यूज मी। हेलो माधुरी, पुलिस स्टेशन से फोन है। क्या हुआ दादी को? किसी ने उनका मर्डर किया है। क्या? किसने किया? कैसे हुआ ये सब? 20 की शाम को तुम्हारी दादी का कत्ल हुआ। हमें उनकी बॉडी कोपर खैरने में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास मिली। कोपर खैरने? लेकिन 20 की रात तो दादी घर पर पहुंच गई थी कुर्ला। तुम्हें कैसे पता? सर मुझे आयशा ने बताया। आयशा कौन? सर मेरी फ्रेंड है, मेरे साथ ही रहती है। हाँ आयशा। हाँ माधुरी, अच्छा सुन, दादी के पैसे बैंक में जमा करवा दिए हैं, ओके? और उनको थाने से कुर्ला की ट्रेन में भी बिठा दिया है। थैंक यू सो मच आयशा। अरे थैंक यू की क्या बात है यार। अच्छा सुन, अभी कुछ दिन मैं घर नहीं आऊँगी, नासिक जा रही हूँ। क्यों ऐसे अचानक? नहीं नहीं कुछ सीरियस नहीं है, बस वो मुझे थोड़ा काम है, कुछ दिनों में लौट आऊँगी। हाँ अच्छा अभी मैं रखती हूँ, फ़ोन की बैटरी लो हो रही है। ओके अच्छा ठीक है, चल बाय। ओके बाय।
सर आयशा ने मुझे बताया था कि उसने दादी को बिठा दिया था ट्रेन में कुर्ला के लिए। आयशा का नंबर है? जी सर है, 444567878। ये पैसे का क्या चक्कर है? सर उस दिन दादी आई थी मेरे घर पर कोपर खेरने में, करीबन 10 बजे के आसपास। अगं माधुरी, मी एकटी कशी जाऊं? 1.5 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है बेटा, मेरे को ना डर लगता है। सॉरी दादी, आज ना पॉसिबल ही नहीं है। आज 6 क्लाइंट्स हैं और मैं उनको मना नहीं कर सकती। और अगर मैंने आज छुट्टी ले ली ना दादी, मेरी हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। एक काम करते हैं, हम लोग कल चलते हैं, है ना? कल? हाँ। नहीं बाबा नहीं, अरे बिल्डर ने बोला आ जाओ और पैसा लेकर जाओ। देखो बेटा, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, कल को पलट गया तो। आयशा, तुम्हारी आज शाम की शिफ्ट है ना? हाँ। क्यों? देखो ना, तुम दादी के साथ गोरेगांव चली जाओगे। वो एक्चुअली दादी को ना बिल्डर से पैसे लेने हैं, जिसने दादी की चौल खरीदी है ना। हाँ श्योर यार, कोई बात नहीं, मैं चली जाऊंगी। ठीक है दादी। तुम्हारी दादी तुम्हारे घर कोपर खेरने में आती हैं तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए, लेकिन तुम्हारी जगह तुम्हारी फ्रेंड आयशा उनके साथ जाती है। फिर आयशा शाम को फोन करके तुम्हें बताती है कि उसने दादी को कुर्ला के लिए ट्रेन में बिठा दिया, मगर दादी घर नहीं पहुंचती। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि अगर दादी को किसी को अपने साथ लेकर जाना था तो अपने नजदीक रह रही अपनी सगी बेटी को क्यों नहीं लेकर गई? आई की और मेरी बनती नहीं थी, हमारे बीच तो बातचीत में बनती। क्यों? बस नहीं बनती थी। अपनी सगी माँ से? सर, मेरे मम्मी पापा गुजर जाने के बाद दादी और मैं बहुत करीब आ गए थे और दक्षा बुआ को लगता था कि दादी उनके बच्चों से ज़्यादा मुझसे प्यार करती है। बस यही दादी और दक्षा बुआ के बीच में मेन प्रॉब्लम थी। सर आयशा का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। तुम्हारी दादी का अकाउंट कौन से बैंक में? सर न्यू पीपल्स बैंक। और ये आयशा नासिक में कहाँ गई होगी? सर उसकी कजिन वहाँ पे रहती है, शायद वहीं पे गई होगी। उसकी कजिन का नंबर है तुम्हारे पास? दादी, दादी। हेलो नुसरत खान जी, कहिए। कोपर खैराना पुलिस स्टेशन से पीएसआई कदम बोल रहा हूँ। आयशा है? आयशा जी वो तो यहाँ नहीं है। क्यों, क्या हुआ है? वो 20 तारीख की रात को आपके यहाँ नहीं आई? जी नहीं, मैं तो उससे पिछले 4 महीने से नहीं मिली। पर हुआ क्या है? उसके पेरेंट्स कहाँ रहते हैं? वो तो बेंगलुरु में रहते हैं। पर हुआ क्या है सर? अगर आयशा से बात हो तो उसे कहना कि तुरंत कोपर खैराना पुलिस स्टेशन में कांटेक्ट करें। जी लेकिन जी नहीं, हमें इनके बॉडी पर कुछ भी नहीं मिला। नहीं सर, दादी सोने के कंगन, चेन और इयरिंग हमेशा पहने ही रहती थी। पर जब हमें इनकी बॉडी मिली उस पर कोई भी गहने नहीं थे। सर आयशा का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। उसका मोबाइल 20 की रात से ही बंद है। लास्ट कॉल माधुरी को ही किया था और नासिक तो वो गई नहीं सर। उसके पेरेंट्स बेंगलुरु में रहते हैं? जी सर, आयशा का तलाक हुआ था। उसकी शादी उसके माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हुई थी और तब से ही उसके माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। 5 साल पहले वो मुंबई आ गए और बीपीओ में काम करने लगी। वहीं उनकी दोस्ती हुई और साथ ही मिलकर उन्होंने कोपर खैरना में फ्लैट रेंट लिया। और सर आयशा के पेरेंट्स भी उसको टच में नहीं है सर। वो यूं गायब कहाँ हो गए? सर शांताबाई के अकाउंट में कोई पैसे जमा नहीं हुए और माधुरी का कहना है कि उसकी दादी हमेशा ज्वेलरी पहन कर रहती थी, लेकिन हमें बॉडी पर कोई गहने बराबर नहीं हुए। इसमें कुछ गड़बड़ लगती है कदम। हो सकता है कि ये सब आयशा का ही किया करा हो। उसने शांताबाई को मारा हो और फिर गहने और पैसे लेकर गायब हो गई। और ये भी हो सकता है कि शांताबाई के घर से ही किसी ने ये कांड किया हो और फिर आयशा को भी गायब करा दिया ताकि उस पर शक ना हो। एक काम करो, दक्षा, माधुरी और नवीन, इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। जी सर।
उस बुजुर्ग औरत का अंतिम संस्कार एक अनजान लाश की तरह से नहीं हुआ। वो थी नेहरू नगर कुर्ला की रहने वाली शांताबाई रामटेके, जो उस मनूस दिन मार दी गई जिस दिन वो स्लम रीडेवलपमेंट करने वाले बिल्डर से पैसा लेने गई हुई थी। शांताबाई ने जो पैसे कलेक्ट किए थे वो गायब थे। शांताबाई ने जो गहने पहने थे वो गायब थे। और तो और शांताबाई के साथ गई माधुरी की रूममेट आयशा, वो भी गायब थी। हाँ, शांताबाई रामटेके 20 सितंबर को आई थी। क्या ये लड़की भी आई थी उनके साथ? हाँ, ये भी साथ आई थी। गिन लो बेटा, गिनो। इनफैक्ट इसी लड़की ने रुपए गिने थे। सर, आयशा 21 सितंबर से काम पर नहीं आ रही। कोई है ऐसा जो उसके बारे में कुछ बता सके? उसका कोई करीबी दोस्त? आयशा के यहाँ सबसे फ्रेंडशिप है। 1 साल से यहाँ काम कर रही है, एकदम बिंदास आउटगोइंग लड़की है, काफ़ी शौकीन भी है। मतलब? जैसे ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग करना, खर्चा भी बहुत करती थी। काफ़ी दिनों से रिपोर्ट नहीं किया तो यहाँ मैंने सबसे पूछा, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कोई खबर नहीं। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर फिलहाल स्विच्ड ऑफ है। The number you have dialed is currently switched off. सर, माधुरी, दक्षा और नवीन तीनों के फोन रिकॉर्ड स्कैन किए, क्लीन है। और सर, ये आयशा के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं मिली। कदम, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा ध्यान भटकाने के लिए आयशा की कहानी बनाई गई है? आखिर कोई ऐसे गायब कैसे हो सकता है? सर, इन्फॉर्मर्स को ज्वेलरी के पीछे लगाया है। ज्वेलरी चोरी हुई है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं बिकेगी जरूर। मेरे को लगता है पुलिस को शक है हम पर। और मुझे माधुरी पर, क्योंकि उसको पता था कि तेरे आई बिल्डर के पास पैसे लेने जा रही है। कुछ हफ्ते यूं ही गुजर गए, कोई सुराग हाथ नहीं लग रहा था। आयशा न जाने कहां छू मंतर हो गई थी, उसका कोई अता पता नहीं था। और फिर अचानक इस केस से जुड़ी एक बड़ी खबर आई, जिसने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया। साहब, बेलापुर में एक ज्वेलरी शॉप है। आगे बोलो। साहब, 22 सितंबर को इस दुकान पर कुछ ज्वेलरी बिकी थी। सब सोने का सामान है, कान के झुमके, बाली, चूड़ियाँ। साहब, मैं तो कहता हूँ एक बार चेक कर लो आप। हो सकता है उसी औरत को जिसके बारे में आपने मुझे बताया था। दुकान का नाम? कौन लाया था ये? साहब, वो एक लड़का और एक लड़की थी। नाम तो पूछा नहीं होगा आपने? नहीं साहब, नाम तो नहीं पूछा था। इन दोनों में से कोई थी? ये तो पता नहीं साहब। लड़की बुरके में थी। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है। निकालिए। जी सर, ये मेरी दादी की ज्वेलरी है। तुम्हारी दादी की हत्या के 2 दिन बाद 22 सितंबर को बेची गई? नहीं सर, मुझे नहीं लगता आयशा ऐसा करेगी। सर, 1 साल के ऊपर हो गया और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, और वो भी दादी से बहुत अटैच थी सर। काफी अच्छी तरह से खुद को ढक रखा है। डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही है। सर, लेकिन इसके साथ जो आदमी है वो नवीन नहीं है। पर ये औरत कौन हो सकती है? आयशा, दक्षा या माधुरी? ये जो भी है, अब ये बात इस लड़के से ही पता चलेगी। ढूंढो इस लड़के को। हो सकता है कि इसमें आयशा, दक्षा या माधुरी में से ही कोई इन्वॉल्व हो, मगर हमारे पास अभी कोई सबूत नहीं है। सर,
आज सुबह पुलिस आई थी। क्या पूछ रही थी? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी और पूछ रही थी तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। और हाँ, एक लड़के का फोटो भी दिखाया। हाँ कादिर बोल। हाँ साहब, पता चल गया उस लड़के का। साहब उस लड़के का नाम दीपेश जोएकर है। 3 हफ्ते से घर से गायब है साहब। अंकित सोसाइटी बेलापुर का रहने वाला है साहब। और सर पता चला है कहीं माथेरन छुपा बैठा हुआ है। और आयशा? सर उसका नहीं पता चला, पर सर दीपेश का किसी लड़की के साथ लफड़ा जरूर है। माथेरन में कहाँ? वो तो नहीं पता चला साहब। मेरे लड़के लोग लगे हुए पता करने में। आप माथेरन पहुँचो साहब, तब तक मैं पता करके बताता हूँ। सर, हंसराज कॉटेज में छिपा बैठा है। कब तक छुपेगा? कौन है दीपेश? तू बता, कौन है ये? अरे कौन? वेलकम। हमें तो शक होने लगा था कि कहीं माधुरी तो हमें बेवकूफ नहीं बना रही, मगर मैं गलत था। सर, इस मर्डर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ आयशा की ज्वेलरी बेचने में मदद की थी। अच्छा, और तूने उससे ये तक नहीं पूछा कि वो ज्वेलरी आई कहाँ से? सर पूछा था, और तभी मुझे इस सब के बारे में पता चला। हाँ आयशा, बोलो। दीपेश, मिलना है अर्जेंटली। क्यों, क्या हुआ? तुम वाशी स्टेशन के पास पहुंचो, फिर बताती हूँ सब। ठीक है, पहुंचता हूँ। ये कहाँ से? इंतजाम हो गया। चलो अब शादी कर लेते हैं। आयशा, ये कुछ नहीं है, इससे कुछ नहीं मिलने वाला, और फिर हमारी वैसी ही हालत हो जाएगी जैसी तुम्हारी पहली शादी के बाद हुई थी। दीपेश, मेरे पास और भी है, तुम ये पकड़ो। देखो, इतना है, हम एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। कहीं दूर, बहुत दूर चले जाएंगे। मेरे माँ बाप से पैसे मांगने का तो सोचना भी नहीं पड़ेगा। हम एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सकते हैं दीपेश। लेकिन ये सब तुम्हें मिला कहाँ से? पूरे 1.5 लाख है। माँ जी, बस 2 महीने का वक्त दीजिए और मैं नई कॉलोनी में अलॉटमेंट करा दूंगा। एकदम बढ़िया घर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा हुआ आयशा, तू मेरे साथ आ गई, नहीं तो पता नहीं क्या होता। अरे दादी, कैसी बात करते हो? माधुरी नहीं आ सकी, मैं आ गई, है ना? एक ही तो बात है। तो सच्ची बहुत अच्छी है बेटा। मेरा एक काम और करेगी? मेरे को ना बैंक में जाने का है, ये पैसे जमा करायचे आहेत। आप ये पैसा बैंक में रखेंगी? अरे और नहीं तो क्या। अरे इतनी बड़ी रकम मैं अपनी खोली में रखेगी क्या? तो किसी ने मार दिया तो मैं क्या करेगी? अरे माधुरी के लगना के लिए मेरे को इसको बैंक में ही रखना है, संभाल के। दादी, बैंक में पैसा रख के क्या मिलेगा आपको? देखो, मेरे पास एक आइडिया है। आप भी अकेले रहते हो और माधुरी भी, क्यों ना आप दोनों एक घर ले लो और वहीं रहो साथ में, वहीं कबर के रहने में। आयशा, मैं अभी इतनी बुढ़ी नहीं हो गई है। अरे 1.5 लाख की रकम में मुंबई में फ्लैट मिलता है क्या? दादी, मिलेगा मिलेगा, लेकिन थोड़ा दूर मिलेगा। एक फ्लैट मैंने माधुरी को भी दिखाया था और उसको अच्छा भी लगा है। सच बोल रही हूँ दादी, आप एक बार देख लो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है बेटा, बाद में देख लेंगे। बाद में नहीं, आज ही देख लो। देखो, नेक काम में ना देरी नहीं करनी चाहिए। पैसे आपके हाथ में है, आज देख के ख़त्म करो। और आज रात आप हमारे साथ रुक जाओ, कल मैं आपको कुर्ला की ट्रेन में बिठा दूंगी। तो क्या तुमने उस बुढ़िया को खत्म कर दिया?
अपनी दोस्त की दादी को मारा। इमोशनल मत बनो बेवकूफ। ये सोचो कि जिस जिंदगी के हम सपने देखा करते थे वो अब हम शुरू कर सकते हैं। दादी तो मुझे और माधुरी को एक जैसा ही मानती थी। माधुरी की नहीं सही तो मेरी जिंदगी तो शुरू हो सकती है ना। ठीक है, मैं ये गहने बेचने का इंतजाम करता हूँ। सर सच कहता हूँ मेरा इस मर्डर में कोई हाथ नहीं है। मैंने सिर्फ आयशा की ज्वेलरी बेचने में मदद की थी। अच्छा, तुझे सब पता था फिर भी तू इसकी मदद करता रहा, निकल पड़ा इसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने। और उस औरत ने तुम पर विश्वास किया था, तुम्हारी दोस्त माधुरी ने भी तुम पर विश्वास किया था। सर विश्वास तो मैंने भी किसी पे किया था, शादी की थी, लेकिन उसे सिर्फ मेरे माँ बाप के पैसे से ही मतलब था। रोज मारता पीटता था, घर से बाहर निकाल दिया जब मेरे माँ बाप से पैसे नहीं निकलवा सका। मेरे माँ बाप ने तक मुझसे रिश्ता तोड़ दिया, इसलिए क्योंकि मैंने उनकी मर्जी के खिलाफ जाके शादी की थी। आप बताइए उस विश्वास का क्या जो मैंने इन लोगों पे किया था। लेकिन तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें उस बुजुर्ग औरत की क्या गलती थी? तुम्हारी दोस्त माधुरी की क्या गलती थी? आयशा, तू ये मुझे कहाँ ले आई है? क्या दिखाने वाली है यहाँ? दादी आप मेरे साथ चलो तो सही, यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्लैट है। ये बिल्डिंग तो अभी आधी बनी है, लगता है काम चल रहा है। आयशा बेटा, इधर अपने को 1.5 लाख रुपए में कौन देगा फ्लैट? दादी आपको मेरे पे विश्वास है ना? है बेटा, तो फिर चलो ना। चल आयशा, ये तू कैसा मजाक कर रही है मेरे साथ? कहाँ लेकर आ गई मेरे को? सॉरी दादी, मैं मजाक नहीं कर रही। क्या? दादी ये जो पैसे आपके पास है ना, उससे मेरी लाइफ बन जाएगी। ये तू कैसी बातें कर रही है? ये पैसे मुझे चाहिए दादी। नहीं, ये पैसे मैं नहीं दूंगी। ये मजाक करना बंद कर दे। मैं एकदम सीरियस हूँ दादी। तुमने सच में ही सोचा कि एक बूढ़ी औरत की जान लेकर उसके गहने और पैसे लूट कर तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सकती हो? सर ये तो आप भी जानते हैं कि सारी जिंदगियां कोई ईमानदारी पे तो नहीं बनी होती है ना। बेईमानी और धोखे पर कभी एक खुशहाल जिंदगी खड़ी नहीं हो सकती। किसी ने ये नहीं सिखाया तुम्हें? आयशा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम मेरे लिए मेरी बड़ी बहन जैसी थी ना। आयशा तुम सब जानती थी। मैं 10 साल की थी आयशा जब से मेरी दादी ने मुझे पाला। आयशा मेरी मम्मी पापा भी नहीं है। दादी सिर्फ मेरे लिए ही जिंदा थी और वो तुम्हें भी अपना बच्चा मानती थी। ऐसा तुमने क्यों किया आयशा? प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। आई एम रियली सॉरी। मुझे समझ ही नहीं आया क्या करूं। मैं बस एक अच्छी जिंदगी चाहती थी यार। सब लोगों से उधार मांगते मांगते अपने माँ बाप से थक गई थी, जो मेरी तकलीफ को कभी समझते ही नहीं थे। बस एक बेटर लाइफ चाहती थी। कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा था ना, बस कोई रास्ता ही नहीं मिला।